नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीएम नॉलेज हब में, जहां हम रिसर्च से जुड़ी हर जटिल विषय को सरल और आसान भाषा में समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस, जो कि किसी भी रिसर्च की रीढ़ की हड्डी होती है। यह वीडियो खास तौर पर उन विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए है जो एमएड, पीएचडी, यूजीसी नेट या जीसेट की तैयारी कर रहे हैं और रिसर्च के क्षेत्र में मजबूत नींव बनाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हाइपोथेसिस क्या होती है, इसके प्रकार और उपयोग, रिसर्च क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं और इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक सफर हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन की गहराई में उतरने के लिए। शिक्षा में शोध, नवविचार की ओर। हाइपोथेसिस यानी अनुमान या शिक्षित अंदाजा। यह एक ऐसा कथन होता है जिसे रिसर्च शुरू करने से पहले बनाया जाता है। इसमें हम किसी घटना या संबंध के बारे में अंदाजा लगाते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है। उदाहरण के तौर पर शैक्षणिक उपलब्धि और माता-पिता की शिक्षा में संबंध हो सकता है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है, यानी अस्थायी व्याख्या जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच संभवित संबंध या प्रभाव को प्रिडिक्ट करती है। यह तब तक सिद्ध नहीं होती जब तक हम इसे वैज्ञानिक रूप से परीक्षण न कर ले। अब आइए समझते हैं कि हाइपोथेसिस रिसर्च में इतनी जरूरी क्यों होती है। जब हमारे पास एक स्पष्ट हाइपोथेसिस होती है तो हमें पता होता है कि हमें किस दिशा में काम करना है। यह शोध प्रक्रिया को फोकस्ड बनाती है और रिसर्चर को भटकने से बचाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी हाइपोथेसिस है कि ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों की उत्पादकता को बढ़ाती है, तो आपका रिसर्च उस दिशा में केंद्रित होता है। हाइपोथेसिस हमें हमारे रिसर्च के स्पष्ट उद्देश्य तय करने में मदद करती है। इससे हम जान पाते हैं कि हम क्या जांचना चाहते हैं और क्यों। उदाहरण के तौर पर, अगर हाइपोथेसिस है शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करता है, तो आपका उद्देश्य होगा तनाव के स्तर को मापना और व्यायाम की भूमिका को देखना। हाइपोथेसिस यह तय करने में मदद करती है कि हमें किस प्रकार का डेटा और किन स्रोतों से इकट्ठा करना चाहिए। इससे रिसर्च अधिक प्रभावी और अर्थपूर्ण बनती है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप यह जांचना चाहते हैं कि नींद की कमी छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित करती है, तो आप छात्रों की नींद और पढ़ाई दोनों से संबंधित डेटा ही इकट्ठा करेंगे। जब हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और वह बार-बार सही साबित होती है, तो यह एक मजबूत सिद्धांत यानी कि थ्योरी का रूप ले सकती है। इस तरह रिसर्च में नई सोच और ज्ञान की विकास प्रक्रिया आगे बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे बिहेवियरिज्म सिद्धांत कई हाइपोथेसिस के परीक्षण के बाद विकसित हुआ। अब हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस रिसर्च में कौन-कौन से कार्य निभाती है, यानी यह क्यों जरूरी है और इससे हमें कैसे मदद मिलती है। हाइपोथेसिस यह तय करती है कि हमें किस दिशा में डेटा इकट्ठा करना है, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं और किस मुद्दे पर फोकस करना है। यह एक कंपास की तरह काम करती है जो रिसर्चर को सही रास्ता दिखाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी हाइपोथेसिस है ग्रामीण क्षेत्र के छात्र शहरी क्षेत्र के छात्रों की तुलना में कम डिजिटल साक्षर होते हैं, तो आपका रिसर्च ग्रामीण और शहरी छात्रों के डिजिटल ज्ञान पर केंद्रित होगा। हाइपोथेसिस के अनुसार ही आप तय करते हैं कि कौन सा डेटा जरूरी है और किससे जानकारी लेनी है। यह रिसर्च को फालतू जानकारी से बचाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हाइपोथेसिस है खेलकूद में भाग लेने वाले छात्रों का आत्मविश्वास अधिक होता है, तो आप उन छात्रों से डेटा लेंगे जो खेलों में भाग लेते हैं, न कि सभी से। हाइपोथेसिस रिसर्च प्रॉब्लम को स्पष्ट और सीमित बनाता है। यह रिसर्च को धुंधली या बहुत व्यापक होने से बचाता है। उदाहरण के तौर पर, बजाय ये कहने के कि छात्रों की पढ़ाई में समस्याएं हैं, आप हाइपोथेसिस के जरिए कह सकते हैं पारिवारिक तनाव छात्रों की पढ़ाई पर नकारात्मक असर डालता है। हाइपोथेसिस एक ऐसा कथन देता है जिसे हम डेटा पर परख सकते हैं। यह अनुमान होता है, लेकिन ऐसा जो वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सके। उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन क्लासेस छात्रों की एकाग्रता को प्रभावित करती है।
यह ऐसा कथन है जिसे आप डेटा लेकर सिद्ध या खंडित कर सकते हैं। जब कई हाइपोथेसिस बार बार सही साबित होती है तो उनसे एक नया सिद्धांत बन सकता है। इस तरह रिसर्च ज्ञान का विस्तार करती है। उदाहरण के तौर पर मोटिवेशन थ्योरी ऐसे ही कई हाइपोथेसिस की जांच के बाद बनी थी। हाइपोथेसिस से रिसर्चर को यह समझने में मदद मिलती है कि रिसर्च के नतीजे क्या कह रहे हैं और किस दिशा में निर्णय लेना है। उदाहरण के तौर पर अगर हाइपोथेसिस है कि होमवर्क करने से छात्र का प्रदर्शन बेहतर होता है और यह सिद्ध हो जाए, तो आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्कूलों को नियमित होमवर्क देना चाहिए। इस तरह हाइपोथेसिस रिसर्च के हर चरण में एक दिशा निर्देशक और सूचनात्मक उपकरण की तरह काम करती है। अब हम जानेंगे कि कोई भी हाइपोथेसिस को अच्छी हाइपोथेसिस कब कहा जाता है। इसके क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छी हाइपोथेसिस रिसर्च को सही दिशा देती है और डेटा को अर्थपूर्ण बनाती है। एक अच्छी हाइपोथेसिस को साधारण और सीधे शब्दों में लिखा जाना चाहिए। बड़ी बड़ी जटिल लाइनें रिसर्च को भ्रमित कर सकती है। भाषा ऐसी हो जो सभी को आसानी से समझ आए। उदाहरण के तौर पर नियमित पढ़ाई करने वाले छात्रों का प्रदर्शन अच्छा होता है। यह स्पष्ट और आसान है। हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसे हम डेटा और प्रयोग से जांच सके, यानी जिसे प्रमाणित या खंडन किया जा सके। उदाहरण के तौर पर संगीत सुनने से पढ़ाई में ध्यान केंद्रित होता है। इसे हम छात्रों पर प्रयोग करके परख सकते हैं। अगर कोई हाइपोथेसिस केवल मान्यताओं पर आधारित हो और उसे जांचा न जा सके, तो वह वैज्ञानिक नहीं मानी जाती। हाइपोथेसिस को बनाते समय हमें पहले से मौजूद सिद्धांतों, शोधों या तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। यह रिसर्च को मजबूत आधार देता है। उदाहरण के तौर पर यदि पिछले शोधों से पता चला कि फिजिकल एक्टिविटी मानसिक स्वास्थ्य में मदद करती है, तो हम हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले छात्रों में तनाव कम होता है। हाइपोथेसिस बहुत बड़ी या व्यापक नहीं होनी चाहिए। इसका विषय इतना सीमित हो कि हम इसे एक रिसर्च में अच्छी तरह से कवर कर सकें। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन लर्निंग का असर कक्षा 10 में छात्रों की परीक्षा में प्रदर्शन पर सीमित और फोकस्ड है। ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा प्रणाली को कैसे बदल रही है, यह बहुत बड़ा विषय है। एक हाइपोथेसिस में कम से कम दो वेरिएबल्स होने चाहिए जिनके बीच संबंध या प्रभाव को समझाया जाए। उदाहरण के तौर पर मोबाइल पर पढ़ाई करने वाले छात्रों की एकाग्रता पर असर पड़ता है। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, मोबाइल पर पढ़ाई और एकाग्रता। हाइपोथेसिस में यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक वेरिएबल के बदलने से दूसरे में क्या असर हो सकता है। एक अच्छी हाइपोथेसिस रिसर्च की रीड होती है। यदि यह सरल, स्पष्ट, परखने योग्य और सीमित दायरे में हो, तो रिसर्च का रास्ता आसान और प्रभावी बनता है। जब हम कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसके पीछे कौन-कौन से आधार या स्तंभ होते हैं, यानी किन बातों पर हम उसे टिकाते हैं, ये आधार रिसर्च को मजबूती और वैज्ञानिकता प्रदान करते हैं। हाइपोथेसिस का सबसे पहला आधार होता है पहले से मौजूद जानकारी, यानी बुक्स, जर्नल्स, थ्योरीज या पुराने शोध। उदाहरण के तौर पर अगर पहले के अध्ययनों में यह पाया गया है कि सोशल मीडिया का असर विद्यार्थियों की एकाग्रता पर पड़ता है, तो उसी आधार पर हम अपनी हाइपोथेसिस बना सकते हैं। इसीलिए हाइपोथेसिस कल्पना नहीं, बल्कि ज्ञान आधारित तर्क होनी चाहिए। हर हाइपोथेसिस किसी सैद्धांतिक संरचना या थ्योरी पर आधारित होनी चाहिए। थ्योरी एक ऐसा नक्शा होती है जो यह दिखाता है कि वेरिएबल्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मोटिवेशन थ्योरी, इसको आधार बनाकर आप यह हाइपोथेसिस बना सकते हैं, इनाम मिलने पर छात्र बेहतर प्रदर्शन करते हैं। कभी-कभी हाइपोथेसिस निजी अनुभवों या व्यावहारिक अवलोकन से भी बनती है। जो कुछ आप अपने आसपास, समाज या छात्रों में देखते हैं, वह हाइपोथेसिस की प्रेरणा बन सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपने देखा
कि जिन छात्रों के माता पिता शिक्षित होते हैं वे स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो आप यह हाइपोथेसिस बना सकते हैं कि अभिभावकों की शिक्षा का छात्रों की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है। एक हाइपोथेसिस तर्कशील होनी चाहिए, यानी जो बात आप कह रहे हैं उसमें तर्क और लॉजिक होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, पढ़ाई का समय जितना अधिक होगा, परीक्षा में प्रदर्शन उतना अच्छा होगा। यह एक तर्कसंगत सोच है, क्योंकि अभ्यास से प्रदर्शन बेहतर होता है। कई बार हाइपोथेसिस समाज की परिस्थितियों पर भी आधारित होती है, जैसे वर्ग, लिंग, भाषा या संस्कृति। उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों की स्कूल उपस्थिति शहरी लड़कियों से कम होती है। यह एक सामाजिक संदर्भ पर आधारित हाइपोथेसिस है। अब हम जानेंगे कि परिकल्पना के विभिन्न प्रकार यानी हाइपोथेसिस कितने तरह की होती हैं और उन्हें कैसे पहचानें। हर प्रकार का हाइपोथेसिस अपने उद्देश्य और स्वरूप में अलग होता है। नल हाइपोथेसिस वह होती है जिसमें यह कहा जाता है कि कोई अंतर या संबंध नहीं है। यह हाइपोथेसिस यह साबित करने की कोशिश करती है कि जो हम सोच रहे हैं वह गलत भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन पढ़ाई और छात्रों के प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं है। नल हाइपोथेसिस का उद्देश्य होता है यह दिखाना कि दो वेरिएबल्स में कोई खास फर्क नहीं है। याद रखें, रिसर्च में सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को परखा जाता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यह नल हाइपोथेसिस का विरोधी होता है। इसमें यह माना जाता है कि दो वेरिएबल के बीच कोई फर्क या संबंध मौजूद है। उदाहरण के तौर पर, ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाती है। यदि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाए तो हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार करते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें न सिर्फ यह कहा जाता है कि फर्क है, बल्कि यह भी बताया जाता है कि फर्क किस दिशा में है। उदाहरण के तौर पर, जो छात्र प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ते हैं उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। यहाँ साफ कहा गया है कि बेहतर प्रदर्शन होगा, यानी पॉजिटिव दिशा में असर। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इसमें कहा जाता है कि फर्क तो है, पर यह नहीं बताया जाता कि वह सकारात्मक होगा या नकारात्मक। उदाहरण के तौर पर, पढ़ाई के घंटे और छात्रों के प्रदर्शन में अंतर है। फर्क है, लेकिन बेहतर होगा या खराब, यह डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। कॉजल हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस में एक वेरिएबल को दूसरे का कारण माना जाता है। उदाहरण के तौर पर, नींद की कमी छात्रों की एकाग्रता को कम करती है। यानी एक वेरिएबल जो कि नींद की कमी है, वो दूसरे वेरिएबल यानी एकाग्रता को सीधे प्रभावित करता है। एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, इसमें दो वेरिएबल्स के बीच सिर्फ संबंध यानी कि एसोसिएशन की बात की जाती है, कारण प्रभाव नहीं। उदाहरण के तौर पर, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और परीक्षा का परिणाम आपस में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मोबाइल ही खराब परिणाम का कारण है, बस इतना कि दोनों में संबंध है। हर प्रकार की हाइपोथेसिस का अपना एक उद्देश्य और महत्व होता है। शोधकर्ता को यह तय करना होता है कि उसकी रिसर्च के लिए कौन सी हाइपोथेसिस उपयुक्त है। क्या वो कोई फर्क दिखाना चाहता है या कोई कारण साबित करना चाहता है। अब हम बात करेंगे हाइपोथेसिस में वेरिएबल्स की भूमिका के बारे में। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो दो मुख्य वेरिएबल्स का जिक्र होता है। स्वतंत्र चर, यह वो वेरिएबल होता है जिसे रिसर्चर खुद चेंज करता है या कंट्रोल करता है। इसे हिंदी में स्वतंत्र चर कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप में स्वतंत्र होता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए हम ये रिसर्च कर रहे हैं कि ग्रुप स्टडी से स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ ग्रुप स्टडी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि हम इसे बदल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को ग्रुप में पढ़ाना या अकेले पढ़ाना। निर्भर चल, यह वो वेरिएबल होता है जिस पर असर होता है। इसे निर्भर चर कहा जाता है क्योंकि वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, उसी एग्जाम को ले तो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करती है कि वे ग्रुप में पढ़ रहे हैं या नहीं।
वेरिएबल्स को समझना किसी भी हाइपोथेसिस को सही तरीके से डिजाइन करने का पहला कदम है। ये रिसर्च की नींव होता है। अब हम समझेंगे कि किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कौन-कौन सी जरूरी शर्तें होती हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके लिए कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली शर्त है सही और भरोसेमंद डेटा का इस्तेमाल। अगर हमारा डेटा ही गलत है तो कोई भी हाइपोथेसिस सही ढंग से टेस्ट नहीं की जा सकती। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप छात्रों की परफॉर्मेंस पर रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको सही मार्क्स, उपस्थिति और पढ़ाई के घंटे जैसी जानकारी की जरूरत होगी। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए सही रिसर्च टूल और उपकरणों की जरूरत होती है। यह टूल्स सर्वे, क्वेश्चनर या कोई भी मेजरमेंट स्केल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप एंजाइटी को मेजर कर रहे हैं, तो आपको साइंटिफिकली अप्रूव्ड एंजाइटी स्केल का इस्तेमाल करना चाहिए। रिसर्च में भाग लेने वाले लोगों यानी कि सैंपल की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए। अगर सैंपल बहुत छोटा है तो नतीजे जनरलाइज नहीं किए जा सकते। उदाहरण के तौर पर अगर आप पूरी यूनिवर्सिटी के छात्रों को स्टडी करना चाहते हैं, तो सिर्फ 10 छात्रों का डेटा काफी नहीं होगा। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए सही स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, जैसे टी टेस्ट, काई स्क्वायर, एनोवा या कोरिलेशन एनालिसिस इत्यादि। उदाहरण के तौर पर अगर आप दो ग्रुप की तुलना कर रहे हैं, तो आप टी टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी शर्तों को पूरा करने से आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग साइंटिफिक, वैलिड और मीनिंगफुल बनती है। ध्यान रखें, अगर एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपके रिसर्च के नतीजे पर सवाल उठ सकते हैं। अब हम जानेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में कौन-कौन सी गलतियां हो सकती है और उनका क्या प्रभाव होता है। किसी भी रिसर्च में दो प्रकार की सामान्य गलतियां देखने को मिलती है। प्रकार एक की त्रुटि, मतलब जब हम सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये टाइप 1 एरर कहलाती है। सीधे शब्दों में कहें तो हम कह देते हैं कि कोई चीज असरदार है, जबकि असल में वो नहीं है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी दवा पर रिसर्च चल रही है। अगर हम कहते हैं यह दवा असर करती है, लेकिन हकीकत में वह दवा असर नहीं करती, तो ये टाइप 1 एरर है। इसे फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है। प्रकार 2 की त्रुटि, मतलब जब हम गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इसे टाइप 2 एरर कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहे तो हम कह देते हैं कि कोई चीज असरदार नहीं है, जबकि असल में वह असर करती है। उदाहरण के तौर पर फिर वही दवा वाला केस लेते हैं। अगर हम कहते हैं यह दवा असर नहीं करती, लेकिन असल में वह दवा असर करती है, तो यह टाइप 2 एरर होता है। इसे फॉल्स नेगेटिव भी कहा जाता है। अब तक आपने टाइप 1 और टाइप 2 एरर का मतलब समझा। इस हिस्से में हम इन दोनों के बीच के मुख्य अंतर को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 एरर की। यह तब होता है जब हम किसी चीज को सच में मान लेते हैं, जबकि वो असल में झूठ होती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई दवा है और हम कह देते हैं कि यह दवा असरदार है, लेकिन असल में वो असरदार नहीं होती, तो ये हो गया टाइप 1 एरर, जिसे हम फॉल्स पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट जिसे हमने गलत तरीके से पॉजिटिव मान लिया। अब आते हैं टाइप 2 एरर पर। यह बिल्कुल उल्टा होता है, मतलब हम कहते हैं कि कोई चीज असरदार नहीं है, जबकि वह सच में असरदार होती है। उदाहरण के तौर पर एक दवा सच में असर कर रही होती है, लेकिन हम उसकी ताकत को पहचान नहीं पाते और कह देते हैं कि इसका कोई असर नहीं है। इसे कहते हैं टाइप 2 एरर या फॉल्स नेगेटिव, यानी एक ऐसा नकारात्मक रिजल्ट जो असर में गलत होता है। इन दोनों एरर्स को एक आसान तरीके से याद रख सकते हैं। टाइप 1 एरर गलती से हाँ कहना जब जवाब ना होना चाहिए, और टाइप 2 एरर गलती से ना कहना जब जवाब हाँ होना चाहिए।
ये दोनों एरर्स रिसर्च के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए हमें इनसे सावधान रहना होता है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते समय बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होता है। आइए अब हम इसे कोर्ट के डिसीजन के उदाहरण से समझते हैं। टाइप 1 एरर जब हम नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर देते हैं जबकि वह सही होता है, जैसे किसी निर्दोष को दोषी ठहरा देना, परिणाम निर्दोष को सजा मिलना। टाइप 2 एरर जब हम नल हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेते हैं जबकि वह गलत होता है, जैसे अपराधी को छोड़ देना, परिणाम असली खतरे को नजरअंदाज करना। न्याय प्रणाली में टाइप 1 एरर अधिक खतरनाक होता है, मगर स्वास्थ्य या सुरक्षा में टाइप 2 एरर को अधिक खतरनाक माना जाता है। चलिए जानते हैं कि एक अच्छी परिकल्पना कैसी होनी चाहिए। परिकल्पना किसी भी शोध की नींव होती है, इसीलिए इसका सही निर्माण बहुत जरूरी है। इसके लिए हम 5 महत्वपूर्ण मापदंडों का उपयोग करते हैं। परिकल्पना को आंकड़ों या निरीक्षण के माध्यम से जांचना संभव होना चाहिए। अगर हम इसे माप ही नहीं सकते तो हम इसे सिद्ध या असिद्ध कैसे करेंगे? उदाहरण के तौर पर छात्र प्रेरणा से बेहतर सीखते हैं, यह बहुत सामान्य है, लेकिन जिन छात्रों को साप्ताहिक फीडबैक दिया जाता है वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यह जांचा जा सकता है। परिकल्पना एक सीधी और समझने योग्य वाक्य में होनी चाहिए। यह न तो बहुत लंबी हो और न ही उलझाव भरी। पढ़ने वाले को एक ही बार में समझ आ जाना चाहिए कि आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर शारीरिक शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह स्पष्ट और समझने में आसान है। एक मजबूत परिकल्पना केवल अटकलों पर नहीं टिकी होती, यह पहले से उपलब्ध शोध, सिद्धांत या तर्क पर आधारित होनी चाहिए। इससे आपका अध्ययन एक मजबूत आधार पर खड़ा होता है और विद्या के क्षेत्र में योगदान देता है। उदाहरण के तौर पर संवेदनशीलता और सहानुभूति का भावात्मक बुद्धिमत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह परिकल्पना पहले के शोध पर आधारित है। तकनीकी शब्दों से बचे जब तक कि बहुत जरूरी न हो। परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसे विषय के सामान्य पाठक भी समझ सके। सरल भाषा का मतलब कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा प्रभावशाली होता है। उदाहरण के तौर पर जो छात्र नियमित रूप से योग करते हैं उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। यह वाक्य सरल और प्रभावी है। आपकी परिकल्पना को आपके शोध के उद्देश्य से पूरी तरह जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आप लैंगिक भेदभाव का अध्ययन कर रहे हैं तो परिकल्पना भी उसी दिशा में होनी चाहिए। उद्देश्य और परिकल्पना के बीच कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप शिक्षण विधियों का अध्ययन कर रहे हैं तो परिकल्पना हो सकती है कि नए नए शिक्षण तरीकों से छात्रों का सीखने का तरीका बदलता है। अगर आपकी परिकल्पना इन पांचों मापदंड पर खरी उतरती है, जैसे जांची जा सकने वाली, स्पष्ट, सिद्धांत आधारित, सरल और उद्देश्य के अनुरूप, तो आप एक सफल शोध की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हम परिकल्पना के शैक्षिक अनुसंधान में उपयोग के बारे में बात करेंगे। परिकल्पना न केवल शोध की दिशा निर्धारित करती है, बल्कि यह शोध के परिणामों को भी स्पष्ट करने में मदद करती है। चलिए जानते हैं परिकल्पना के शैक्षिक अनुसंधान में 4 प्रमुख उपयोगों के बारे में। परिकल्पना का उपयोग हम विभिन्न शिक्षण विधियों की तुलना करने में कर सकते हैं, ताकि यह पता चल सके कि कौन सी विधि अधिक प्रभावी है। उदाहरण के तौर पर ग्रुप डिस्कशन विधि से छात्रों का ज्ञान प्रस्तुति विधि से बेहतर होता है। यह परिकल्पना हम दोनों विधियों के परिणामों की तुलना करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। परिकल्पना का उपयोग हम छात्र व्यवहार को समझने और विश्लेषण करने में कर सकते हैं। इससे हम यह जान सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियां या कार्यक्रम छात्रों के व्यवहार पर किस प्रकार प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के तौर पर जो छात्र समय समय पर फीडबैक प्राप्त करते हैं उनका अध्ययन बेहतर होता है। इस परिकल्पना के माध्यम से हम छात्रों के अध्ययन व्यवहार में बदलाव देख सकते हैं। शैक्षिक अनुसंधान में परिकल्पना का उपयोग विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में भी किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन परीक्षण प्रणाली,
पारंपरिक कागज आधारित परीक्षणों से अधिक प्रभावी है। यह परिकल्पना हमें यह पता करने में मदद करेगी कि कौन सा उपकरण अधिक प्रभावी है। शैक्षिक नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भी परिकल्पना का उपयोग किया जाता है। इससे हम समझ सकते हैं कि नीतियों का छात्रों पर या शिक्षा प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर, शैक्षिक नीतियों में सुधार के बाद छात्रों की परीक्षा में उत्तीर्ण दर बढ़ी है। यह परिकल्पना हमें शैक्षिक नीतियों के परिणामों का परीक्षण करने में मदद करती है। इस प्रकार परिकल्पना शैक्षिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वह शिक्षण विधियों की तुलना हो, छात्रों के व्यवहार का विश्लेषण हो, उपकरणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन हो या शैक्षिक नीतियों के प्रभाव का परीक्षण हो। सही परिकल्पना के साथ आप अपने शोध को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। अब हम शैक्षिक अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण तत्व अनुसंधान प्रश्न यानी कि रिसर्च क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। अनुसंधान प्रश्न जैसे परिकल्पना आपके शोध का मार्गदर्शन करते हैं और आपको यह स्पष्ट करते हैं कि आप किस दिशा में शोध कर रहे हैं। आइए जानते हैं अनुसंधान प्रश्न के बारे में और कैसे ये आपके शोध को प्रभावी बनाते हैं, ये समझते हैं। अनुसंधान प्रश्न वह सवाल होता है जिन्हें हम अपने शोध के माध्यम से उत्तरित करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न हमारे शोध के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं और यह बताते हैं कि हम किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण के तौर पर, शारीरिक शिक्षा का मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह एक स्पष्ट अनुसंधान प्रश्न है जो शोध के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। अनुसंधान प्रश्न आपके शोध के पूरे मार्ग को निर्धारित करते हैं। ये यह स्पष्ट करते हैं कि आप किन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे और शोध का उद्देश्य क्या होगा। उदाहरण के तौर पर, शारीरिक शिक्षा कक्षाओं के दौरान छात्रों की मानसिक स्थिति को कैसे बेहतर किया जा सकता है। यह अनुसंधान प्रश्न शोध की दिशा को स्पष्ट करता है। गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधान प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम किसी भी घटना, विचार या स्थिति को गहरे स्तर पर समझने और विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर, कक्षा में विविधता के कारण छात्रों के बीच सहयोगात्मक सीखने की प्रक्रिया कैसे बदलती है। यह प्रश्न गुणात्मक अनुसंधान के तहत छात्रों के अनुभव और व्यवहार को समझने में मार्गदर्शन करता है। अनुसंधान प्रश्न किसी घटना या मुद्दे को गहराई से समझने में मदद करते हैं। ये प्रश्न यह जानने में मदद करते हैं कि किसी घटना या परिस्थिति का कारण क्या है या उसका प्रभाव क्या हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, क्या छात्रों की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके शिक्षा के तरीके को प्रभावित करती है? यह प्रश्न छात्रों के जीवन के विभिन्न पहलुओं को जोड़ते हुए घटना के प्रभाव की गहरी खोज करता है। अनुसंधान प्रश्न के माध्यम से हम किसी घटना का वर्णन और व्याख्या कर सकते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वह घटना किस प्रकार से घटित होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर, कैसे ऑनलाइन शिक्षा छात्रों के सीखने की गति और समझ को प्रभावित करती है। यह प्रश्न ऑनलाइन शिक्षा की प्रक्रिया और उसके प्रभाव का विवरण करता है। अनुसंधान प्रश्न केवल आपके शोध के मार्गदर्शक नहीं होते, बल्कि ये शोध को गहराई से अन्वेषण, वर्णन और व्याख्या करने का अवसर भी प्रदान करते हैं, खासकर गुणात्मक अनुसंधान में। सही अनुसंधान प्रश्न के साथ आप अपनी शोध यात्रा को प्रभावी और सफल बना सकते हैं। अब हम अच्छे अनुसंधान प्रश्नों की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। एक अच्छा अनुसंधान प्रश्न आपके शोध को स्पष्ट दिशा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपका शोध सटीक, प्रासंगिक और प्रभावी हो। आइए जानते हैं कि एक अच्छे अनुसंधान प्रश्न की 5 प्रमुख विशेषताओं के बारे में। एक अच्छा अनुसंधान प्रश्न स्पष्ट और केंद्रित होता है। यह सवाल न तो बहुत व्यापक होता है और ना ही अस्पष्ट। इसे समझना आसान होता है और यह सीधे आपके शोध के उद्देश्य से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार से छात्रों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सवाल स्पष्ट और केंद्रित है, जो एक विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा अनुसंधान प्रश्न ऐसा होता है जिसे वास्तविकता में शोध किया जा सकता है। यह उन संसाधनों, समय
और प्रयासों के भीतर होना चाहिए जो आपके पास उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर, क्या छात्रों को साप्ताहिक फीडबैक देने से उनकी परीक्षा में प्रदर्शन में सुधार होता है? यह प्रश्न शोध करने योग्य है क्योंकि इसे आंकड़ों या सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जा सकता है। अच्छा अनुसंधान प्रश्न विशिष्ट और मापने योग्य होना चाहिए ताकि आप उनका उत्तर आंकड़ों या विश्लेषण के माध्यम से प्राप्त कर सकें। उदाहरण के तौर पर, क्या ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से छात्रों के प्रदर्शन में वृद्धि होती है? यह प्रश्न विशिष्ट और मापने योग्य है क्योंकि इसे आंकड़ों और परीक्षा परिणामों के माध्यम से मापा जा सकता है। एक अच्छा अनुसंधान प्रश्न उस क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए जिसमें आप शोध कर रहे हैं। यह प्रश्न आपके अध्ययन के क्षेत्र के सिद्धांतों और समस्याओं से जुड़ा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, क्या पारंपरिक कक्षा शिक्षा में छात्रों के प्रदर्शन पर शारीरिक गतिविधियों का कोई प्रभाव पड़ता है? यह प्रश्न शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। अच्छा अनुसंधान प्रश्न सतही नहीं होता, बल्कि यह घटना या मुद्दे को गहरे स्तर पर समझने की कोशिश करता है। यह केवल तथ्य नहीं पूछता, बल्कि इसके कारणों और प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करता है। उदाहरण के तौर पर, शिक्षकों के पास विविध शिक्षण विधियों का ज्ञान छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है? यह प्रश्न सतही नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर शोध की दिशा प्रदान करता है। अच्छा अनुसंधान प्रश्न एक स्पष्ट, केंद्रित, शोध करने योग्य, विशिष्ट, मापने योग्य और संबंधित होना चाहिए। साथ ही यह सतही न होकर गहरे स्तर पर शोध की दिशा तय करता है। यदि आपके अनुसंधान प्रश्न में ये सभी विशेषताएं हैं, तो आप एक प्रभावी और सफल शोध कर सकते हैं। जब आप अनुसंधान प्रश्न तैयार कर रहे होते हैं, तो कुछ विशेष सावधानियां रखनी बहुत जरूरी होती है। इन सावधानियों को ध्यान में रखकर आप प्रभावी और सटीक अनुसंधान प्रश्न बना सकते हैं, जो आपके शोध की सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। आइए जानते हैं अनुसंधान प्रश्न तैयार करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि अनुसंधान प्रश्न बहुत व्यापक या अस्पष्ट होते हैं, तो उनका उत्तर देना कठिन हो सकता है। ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए जो शोध को अनिश्चित दिशा में ले जाए। उदाहरण के तौर पर, कमजोर प्रश्न हो सकता है, शिक्षा प्रणाली कैसी है? यह प्रश्न बहुत व्यापक और अस्पष्ट है क्योंकि यह पूरी शिक्षा प्रणाली पर बात करता है और इसका कोई स्पष्ट दिशा नहीं है। इसे शोध के लिए एक सटीक विषय में विभाजित किया जाना चाहिए। कोविड-19 के दौरान सरकारी स्कूलों के छात्रों ने ऑनलाइन शिक्षा को कैसे देखा? यह एक मजबूत प्रश्न हो सकता है। शोध प्रश्न तैयार करने से पहले मौजूदा साहित्य और शोध की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपका प्रश्न किस हद तक नया है और यह पहले से किए गए शोध से कैसे संबंधित है। उदाहरण के तौर पर, क्या ऑनलाइन शिक्षा छात्रों के लिए फायदेमंद है? ये एक कमजोर प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत सामान्य है और इससे पहले के शोधों में भी यही सवाल उठाया जा सकता है। साहित्य की समीक्षा करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि पहले से क्या शोध किया जा चुका है। क्या कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा से छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में बदलाव आया? तो ये एक मजबूत प्रश्न हो सकता है। अच्छा अनुसंधान प्रश्न संक्षिप्त और सटीक होता है। यह सवाल किसी मुद्दे को सीधे और स्पष्ट रूप से उठाता है, बिना जटिलताओं के। उदाहरण के तौर पर, शिक्षा में बदलाव, तकनीकी उपयोग और इसके सामाजिक प्रभाव क्या है? ये एक कमजोर प्रश्न है। यह प्रश्न बहुत लंबा और जटिल है। इसे संक्षिप्त और केंद्रित किया जाना चाहिए। क्या शिक्षा में तकनीकी बदलाव से छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार हुआ है? तो ये एक मजबूत प्रश्न हो सकता है। आपका अनुसंधान प्रश्न आपके शोध उद्देश्यों से सीधा जुड़ा हुआ होना चाहिए। यह प्रश्न आपकी शोध प्रक्रिया को एक दिशा देगा और आपके उद्देश्यों को स्पष्ट करेगा। उदाहरण के तौर पर, क्या बच्चों को खेलों में हिस्सा लेने से फायदा होता है? यह एक कमजोर प्रश्न है। यह प्रश्न सामान्य है और सीधे शोध उद्देश्य से संबंधित नहीं लगता। क्या शारीरिक गतिविधि बच्चों के मानसिक विकास और शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करती है?
तो ये एक मजबूत प्रश्न हो सकता है। अनुसंधान प्रश्न तैयार करते समय आपको वाग्य और अत्यधिक व्यापक प्रश्नों से बचना चाहिए। मौजूदा साहित्य की समीक्षा करनी चाहिए, प्रश्नों को संक्षिप्त और सटीक रखना चाहिए और शोध उद्देश्यों से उन्हें जोड़े रखना चाहिए। इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए आप एक प्रभावी अनुसंधान प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जो आपके शोध को सही दिशा में आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें पीएम नॉलेज हब को, ताकि आप और भी शोध आधारित सामग्री पा सकें। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे।